एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र को। इससे पहले हमने जो वन शॉट पढ़े थे वह थे हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हमने देखा कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आ रही है और उस नंबर के अकॉर्डिंग हमने सभी क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट किए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें इकाई 1 में हमको पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और उसकी मूल अवधारणाएं। अब मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि इस यूनिट में से केवल दो नंबर के हमारे 2 ऑब्जेक्टिव ही पूछे जा रहे हैं। 2 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, मतलब कि 2 नंबर की ही ये यूनिट हमारी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने इसमें, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन में से हमारे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे, तो हमको उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, उसकी इकाई 1 जो कि केवल 2 नंबर की आ रही है। और 2 नंबर में हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, हमसे केवल 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, किनमें से वो ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन रेडी किए हैं। उसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो पहला हम यहाँ पढ़ रहे हैं वस्तुओं का द्विस्तरीय वर्गीकरण, मतलब वस्तुओं का 2 भागों में वर्गीकरण हुआ है। पहला उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, दूसरा अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु के रूप में। तो उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, एक उदाहरण दो। पूंजीगत वस्तु क्या होती है, उदाहरण दो। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, उदाहरण दो। ऐसे करके हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, या कोई भी एक नाम लिख देगा और हमसे पूछेगा ये कौन सी वस्तु है, अंतिम वस्तु है, मध्य वस्तु है या उपभोग वस्तु है। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रेडी करना है। तो पहला हम पढ़ते हैं उपभोक्ता वस्तु। अब आप और मैं, अपन सब कौन है, उपभोक्ता। हम क्या करते हैं, वस्तु का उपभोग करते हैं, है ना। तो उपभोक्ता वस्तुएं उन वस्तु को कहते हैं जिनका मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीधा उपयोग किया जाता है। अर्थात ऐसी वस्तुएं आगे उत्पादन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती, अपितु अंतिम उपभोग के लिए प्रयुक्त होती है। उपभोक्ता वस्तुएं निम्न प्रकार की हो सकती है। ऐसी वस्तुएं जो आगे उत्पादन कार्य में प्रयुक्त नहीं आती है, जैसे हमें बहुत भूख लग रही है, हमने 2 ब्रेड और चाय ली है। ठीक है, अब हमने क्या करा, ब्रेड को कंज्यूम किया, ब्रेड का उपभोग किया, ब्रेड को खाया, तो ब्रेड क्या हो गया, खत्म। अब वो आगे गया क्या उत्पादन कार्य के लिए, नहीं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तु होती है जो मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। इन वस्तुओं का आगे कोई उपयोग नहीं होता है, इनका अंतिम रूप से समापन हो जाता है उपभोक्ता के उपभोग करने से। अब उपभोक्ता कितनी प्रकार की वस्तु का उपभोग करता है, तो 4 प्रकार की। पहली उसकी वस्तु है यहाँ पर टिकाऊ वस्तु, जैसे रेडियो, टेलीविजन, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर आदि। अब ऐसे हमसे पूछ लेगा कि वॉशिंग मशीन कौन सी वस्तु है, टिकाऊ वस्तु या अर्ध टिकाऊ वस्तु। तो टिकाऊ वस्तु ऐसी वस्तु जो हमारे पास कुछ समय तक चलती है, जो टिकाऊ योग्य है। जैसे कार जल्दी खराब होती है क्या, 10-15 साल अगर आप उसको अच्छे से रखो तो आपके जीवन काल तक वो वस्तु आपके साथ अच्छे से रहेगी। तो टिकाऊ युक्त वस्तु कौन सी होगी, रेडियो, टेलीविजन, कार आदि। फिर पूछा है उसने अर्ध टिकाऊ वस्तु, मतलब जो कुछ समय तक हमारे साथ रहती है, जैसे कपड़े, फर्नीचर, क्राकरी, बिजली के उपकरण। क्राकरी का मतलब होता है यहाँ पर चीनी के जितने भी सामान होते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। अटिकाऊ या एक बार उपयोग की वस्तु, जैसे ब्रेड, स्याही, दूध, पेट्रोलियम आदि। ये उपभोग वस्तु, जैसे हमने बोला ना कि उपभोक्ता प्रत्येक प्रकार की वस्तु को उपभोग करता है, या उपभोक्ता वस्तु वे वस्तु होती है जिसका उपभोक्ता अंतिम रूप से उपयोग करता है, सीधा उपयोग करता है और आगे उत्पादन के लिए नहीं जाती है। ठीक है, तो जैसे वो ब्रेड, स्याही, दूध, पेट्रोलियम, कार में डाला, हमने सफर किया, पेट्रोल खत्म, फिनिश। तो इस तरीके से तो टिकाऊ वस्तु ऐसी वस्तु जो हमारे साथ लंबे समय तक रहती है, अर्ध टिकाऊ वस्तु जो कुछ समय तक रहती है, और अटिकाऊ वस्तु या एक बार उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे ब्रेड, स्याही, दूध, पेट्रोलियम आदि। अब हमसे एक शब्द में उत्तर दो, उसमें भी तो पूछ सकता है कि अर्ध टिकाऊ वस्तु का एक उदाहरण दीजिए या टिकाऊ वस्तु का उदाहरण दीजिए। तो आपको इन बातों को याद रखना है। फिर आगे लिखा सेवाएं या अपदार्थ वस्तुएं जो प्रत्येक रूप से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, घरेलू नौकर की सेवा। ये भी क्या आएगी, सेवाओं के अंदर। सेवाएं या अपदार्थ वस्तु, अपदार्थ वस्तु के अंदर सेवाएं आएगी। पहला क्लियर हो गया। उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, जिसका अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है, जो आगे उपयोग के लिए नहीं जाती है। टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु, दोनों को समझ में आ गया। तो अब अगला देखेंगे पूंजीगत वस्तु के बारे में। पूंजीगत माल,
पूंजीगत माल का आशय स्थायी संपत्तियों से जैसे यंत्र, मशीनरी आदि जिनका उपयोग उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के लिए बार बार वर्षों तक करता है। पूंजीगत माल सदैव ऊंचे मूल्य वाले होते हैं। पूंजीगत वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन कार्य में प्रयोग आती है, जिनके आधार पर उत्पादन कार्य संभव किया जाता है। जैसे मशीनें आ गई, संयंत्र आ गए, यंत्र इसके अंदर आ गए, सभी प्रकार के उत्पादन में उपयोग होने वाले उपकरण। उदाहरण के लिए एक गृहस्थ द्वारा खरीदी गई मशीन उपभोग की वस्तु कहलाती है, जबकि एक व्यावसायिक फर्म द्वारा व्यवसाय के लिए उपभोग की गई मशीन खरीदी जाती है तो वो पूंजीगत कहलाएगी। अगर आप अपने घर के काम के लिए किसी मशीन का उपयोग करोगे तो वो उपभोक्ता वस्तु होगी, और उसी मशीन का उपयोग अगर आप कमाने के लिए करते हो, जैसे एक टेलर होता है वो सिलाई मशीन का उपयोग अपने सिलाई मशीन है उसके पास, अगर उसने घर पे रखी है, वो घर के कामों में उसको यूज में ले रहा है, ठीक है, तो वह उपभोग वस्तु में आ गई। और वही अगर टेलर उस एक दुकान खोलता है, वहां उस मशीन के साथ अपने सिलाई काम को करता है, वहां वो नित्य नए कपड़े सिलता है उपभोक्ता के, जिसके बदले में उसे पैसा मिलता है, तो वो उसकी पूंजी हो गई। कौन हो गई? मशीन। जिससे कपड़ा भी तो बनना एक उत्पाद का ही तो कार्य हुआ, कपड़ा था उसका उसने शर्ट बनाया, पैंट बनाया, तो क्या हुआ? एक उत्पादन ही हुआ है ना। तो पूंजीगत वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो मनुष्य की सहायता करती है, ठीक है, ऐसी वस्तु जो मनुष्य की सहायता करती है। ये सस्ती नहीं होती, ये ऊंचे मूल्य की होती है ना। इनका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, भूमि, भवन, संयंत्र आदि को इसमें शामिल किया जाता है। अब अगला देखेंगे अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका उपयोग उपभोक्ता द्वारा या उत्पादकों द्वारा कर लिया जाता है। इसका आशय है ऐसी वस्तुओं ने उत्पादन की सीमा पार कर ली है तथा उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग करने के लायक है। उपभोक्ता द्वारा या उत्पादक द्वारा ऐसी वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं या अंतिम उत्पादक वस्तुएं होती है। ऐसी वस्तुएं जिसने उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और जो उपभोग के लिए तैयार है। जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खरीदी जाती है और इन पर खर्च की गई रकम उपभोक्ता व्यय कहलाता है। अंतिम उत्पादक वस्तुएं उत्पादकों द्वारा अंतिम रूप से खरीदी जाती है तथा स्थायी संपत्तियों के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है। इन पर खर्च की गई रकम विनियोग व्यय कहलाती है। उसने हमको बोला अंतिम वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जिसने अपनी सीमा को पार कर लिया, मतलब जो वस्तु बन चुकी है ना। जैसे आज मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर अगर बैटरी या उसमें जो भी काम है अगर वो अनकम्प्लीटेड, केवल सिर्फ अभी मोबाइल की एक डिस्प्ले ही तैयार हुई है, तो वो अंतिम वस्तु नहीं है। वो पूर्ण वस्तु कब बन जाएगी? जब वो बाजार में बिकने के लिए आ जाएगा मोबाइल, जब उसमें बैटरी लग जाएगी, उसकी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी प्रोसेस कर लेगी। या फिर कोई मशीनरी आप समझो कि जैसे इसने हमको समझाया ना यहाँ पर, एक सेकेंड, उसने क्या बोला? उपभोक्ता वस्तु अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खरीदी जाती है। जैसे किसी को भूख लगी है तो उसने ब्रेड खरीदा, दूध खरीदा, वो भी अंतिम वस्तु ही आ गई है, ठीक है। अब इसके अलावा किसी ने कार खरीदी तो कार भी अंतिम वस्तु के अंदर आएगी। अंतिम वस्तु तो है ना, मतलब एक ऐसी वस्तु जो पूरी तरीके से तैयार है, केवल हमें उसे खरीदना ही है, वह होती है अंतिम वस्तु। यहाँ पे टिकाऊ अर्ध टिकाऊ को आप माइंड में मत लाना। यहाँ पर अंतिम वस्तु का मतलब है कि जो उपयोग के लिए तैयार है, चाहे उसका उपयोगकर्ता उपभोक्ता हो, चाहे उसका उपयोगकर्ता कोई उत्पादक हो। अब जैसे कार है, एक उपभोक्ता खरीद रहा है। अब मशीन है, मशीन से सिलाई करनी है या एक ऐसी मशीन लाना है जिसकी कारखाने में स्थापना करनी है, उत्पादन कार्य में उसको प्रयोग लाना है, तो वो उत्पादक के लिए आएगी। तो उपभोक्ता अगर किसी वस्तु को खरीद रहा है और उस पर खर्च कर रहा है, वो उपभोग व्यय के अंदर आएगा। और उत्पादक किसी अंतिम वस्तु को खरीद रहा है, जैसे मशीन को खरीद रहा है, तो उस पर जो व्यय करेगा वो विनियोग कहा जाएगा। तो अंतिम वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जो उपभोग के लिए तैयार हो जाती है, उत्पादक के लिए भी और उपभोग के लिए भी। इसके अंदर अर्ध टिकाऊ सभी प्रकार की वस्तुएं आती है, ठीक है। देखो उदाहरण में इसने हमें बता ही दिया यहाँ पर, ब्रेड तथा बटर अंतिम उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर कृषक के लिए अंतिम उत्पादक वस्तु का उदाहरण है। आगे आपको समझ में। अब अगला देखो मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जिन्हें अभी उत्पादन की सीमा रेखा पार करना बाकी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये मोबाइल फोन है, अभी इसमें बैटरी नहीं लगी हुई है, अगर बैटरी लग जाएगी तो ये कंप्लीट हो गया, अंतिम रूप से एक उपभोक्ता के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब इसमें बैटरी नहीं लगी, केवल ये इसकी डिस्प्ले ही तैयार हुई है, ठीक है, तो ये मध्यवर्ती वस्तु हो गई। फिर जिन्हें अभी उत्पादन की सीमा रेखा पार करनी है, ऐसी वस्तु के मूल्य में कुछ जोड़ना बाकी है जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है,
दूसरे शब्दों में वे वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु होती है जो एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म से कच्चे माल के रूप में या पुनः विक्रय के लिए खरीदी जाती है। उदाहरण के लिए एक डेयरी की दुकान द्वारा दूध खरीदना जो उपभोक्ता को पुनः विक्रय के लिए हो। अगर उसने अपने उपभोग के लिए खरीदा है ना, तो ये किसके अंदर आएगा, अंतिम वस्तु के अंदर। लेकिन अगर उसने क्या करा है, दूध को आगे बेचा है, तो वो मध्यवर्ती वस्तु के अंदर आएगा। ठीक है, तो मध्यवर्ती एक ऐसी वस्तु होती है जो कच्चे माल के रूप में भी होती है, जो अभी उपभोग के लिए तैयार नहीं हुई है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगला देखेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र बताए हैं, गृहस्थ क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र। एक एक करके चारों का अर्थ पढ़ेंगे। गृहस्थ क्षेत्र क्या होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोगकर्ताओं को इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इन्हें उत्पत्ति के साधनों के स्वामी भी कहते हैं। गृहस्थ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार के उत्पादक या उपभोक्ता आते हैं। फिर है उत्पादक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में संलग्न सभी उत्पादक इकाइयां तथा फर्में इस क्षेत्र में शामिल होती है। फर्मों द्वारा उत्पत्ति के साधनों को गृहस्थ से भाड़े पर लिया जाता है या खरीदा जाता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहसिक कौशल, जिनकी सहायता से वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। एक से एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले गृहस्थ क्षेत्र होता है। गृहस्थ क्षेत्र के अंदर उपभोक्ता होते हैं जिनके पास कुछ वस्तुएं होती है। फिर दूसरे नंबर पे उत्पादक क्षेत्र आता है, जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उसकी सहायता के लिए उसे गृहस्थ क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उनसे भूमि की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या किसी प्रकार की पूंजी की जरूरत पड़ती है। फिर आता है सरकारी क्षेत्र। इसमें बताया है उसने, इसमें कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार और उत्पादक के रूप में सरकार शामिल है। इसमें पहला कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार काम करती है, दूसरा उत्पादन के रूप में। कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार कानून एवं व्यवस्था का काम करती है तथा सुरक्षा संबंधी कल्याणकारी कार्यों का निष्पादन करती है। उसने बोला पहला गृहस्थ क्षेत्र है, दूसरा उत्पादक क्षेत्र है, तीसरा सरकारी क्षेत्र है। जो भी उत्पादक क्षेत्र में जिस भी वस्तु का उत्पादन किया तो उस वस्तु का उत्पादन सरकार द्वारा उसकी कीमत निर्धारण की जाती है, जन कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, इन सबके लिए उन वस्तु का उपयोग किया जाता है। फिर जो वस्तु बचती है उनको बाहरी या शेष विश्व में बेच दिया जाता है। तो इस क्षेत्र में वस्तुएं, सेवाओं के आयात निर्यात तथा घरेलू क्षेत्र एवं शेष विश्व के बीच पूंजी के प्रवास से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। गृहस्थ क्षेत्र जिसमें उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक क्षेत्र जहां उत्पादन कार्य होता है गृहस्थ क्षेत्र की सहायता से, उत्पादन के बाद आता है सरकारी क्षेत्र जहां पे जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है उसका उपयोग सरकार द्वारा काम किया जाता है, सरकार द्वारा उसको उपयोग में लिया जाता है कल्याणकारी एजेंसी के रूप में और उत्पादक के रूप में। और बाहरी क्षेत्र जो भी उत्पादित होता है वह जन कल्याण में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद, हमारे जन कल्याण में उपयोग आ जाने के बाद, हमारे देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इसको निर्यात कर दिया जाता है। या बाहरी क्षेत्र शेष विश्व के अंदर आयात निर्यात से संबंधित बातों को शामिल किया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव व 1929 की महामंदी से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ सकता है। एक ऑब्जेक्टिव तो टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोक्ता वस्तु या अंतिम वस्तु संबंधित पूछ लेगा। एक वो महामंदी से संबंधित 100% पूछेगा, तो इसे ध्यान से समझो। इसमें लिखा है सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव देख ले कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। ये 1929 की महामंदी से ही समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। तो देखो, समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। किन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारों के इस संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता है। क्लासिकी परंपरा के रूप में किसको जाना जाता है कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। इस संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस 1990 में युद्ध की शांति समझौते भंग होने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। उनकी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 20वीं सदी की अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है।
यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव आपको समझ में आया? नहीं समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब 1929 की महामंदी को समझ लोगे, क्योंकि 1929 की महामंदी के बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र विकास में आया। तो देखो पहला लिखा है यहाँ पे 1929 की महामंदी। किन्स यहाँ पर किन्स आएगा? 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई, मतलब निर्यात में और रोजगार के स्तर में गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25%। बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है, मतलब कि बेरोजगारी की दर देखो 3 से 24 पहुंच गई। तो महामंदी में आप जैसे पूछ रहे बेरोजगारी क्या है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1929 की दशा को सबसे बड़ी बेरोजगारी कह सकते हैं देश की, जब देश में बेरोजगारी का स्तर 3 से 24 पहुंच गया था। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी, वहां एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। किन्स की पुस्तक इस दशा में एक प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का यहाँ पर उद्भव हुआ। देखो हमसे पूछ लिया जाए समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, तो 1929 के बाद हुआ, 1929 की महामंदी के बाद। हमसे बेरोजगारी के बारे में पूछ लिया जाए तो 1929 की महामंदी देश की बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, जब हमारे देश में बेरोजगारी 3% से लेकर 24 तक पहुंच गई थी। अब ये महामंदी क्या है फ्रेंड्स, तो बताया गया कि 1929 में हमारे देश में इस तरीके से बेरोजगारी हो गई थी, इस तरीके से महामंदी, मतलब इतना इस तरीके से बेरोजगारी फैल गई थी कि हमारे देश में लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा था। रोजगार नहीं मिल रहा था तो सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं तो भरण पोषण कैसे करेगी। ऐसे में सरकार को देश को चलाने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर किस समष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ उद्भव हुआ? यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण विश्व की समस्याओं को देखा गया, क्योंकि इस महामंदी का विश्व के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। तो कैसे इस समस्याओं से निपटा जाए, इन सबके बारे में विचार विमर्श किया गया और इस 1929 की महामंदी की समस्या का समाधान समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था आती है। इसके अंदर एक देश की बात ना करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर, देश विदेश दोनों की बात की जाती है। तो 1929 की महामंदी तो पूरे विश्व में फैल गई थी, इसे विश्व की सबसे बड़ी महामंदी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी महामंदी कौन से सन में हुई थी, तो 1929 में हुई है। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, क्योंकि इसका प्रभाव विश्व के अनेक देशों पर पड़ा। सभी देशों का यहाँ पर क्या किया गया, निरीक्षण किया गया, देखा गया कि किस देश में क्या कमी है, किस कारण निर्यात आयात बंद पड़े हैं, किस कारण रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार संपूर्ण देश का अध्ययन किया गया, इस कारण यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हो गया। तो याद रखना समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कब हुआ, 1929 की महामंदी के बाद हुआ। 1929 की महामंदी की समस्या का समाधान में समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि संपूर्ण विश्व पर महामंदी का प्रभाव पड़ा था, संपूर्ण विश्व का अध्ययन किया गया और संपूर्ण विश्व से पता लगाया गया कि कैसे समस्याओं से निपटा जाए और कैसे समस्या देश में फैल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट इसमें अब हम देखेंगे पूंजीवादी की विशेषता। सबसे पहले पूंजीवादी या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये एक ही बात है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे लोग इतने ज्यादा सक्षम होते हैं कि इनके पास जो उत्पत्ति के साधन होते हैं इस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये केवल लाभ के लिए ही काम करते हैं। तो कुछ विशेषता समझते हैं, जैसे बताइए, स्वतंत्र मांग व पूर्ति के बलों पर कार्यान्वित। यहाँ एक बाजार स्वतंत्र होता है,
जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को जोड़ता है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार स्वतंत्र होता है, क्रेता विक्रेताओं को जोड़ता है। यह बाजार मांग और पूर्ति के बलों पर कार्यान्वित होता है। कार्यान्वित मतलब कार्य किस आधार पर करता है ये बाजार, जितनी ज्यादा वस्तु की मांग होती है उतनी ज्यादा ये पूर्ति करते जाते हैं। तो पूंजीवादी बाजार किस आधार पर कार्यान्वित होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर। कीमत निर्धारण, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उसकी कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार उत्पादकों तथा परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नियंत्रण, इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण निजी हाथों में होता है। मतलब उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार भी किनका होता है, पूंजीवादियों का। एंड लास्ट उद्देश्य, इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजीवादी से संबंधित पूछ लिया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। फिर लिख सकते हैं इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो यह यूनिट जो है हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की पहली, इसमें केवल 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा महामंदी से संबंधित हो सकता है, 1929 की महामंदी से संबंधित हो सकता है। दूसरा हमारा अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संबंधित, या टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उनसे संबंधित। अब अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है या आपको और कोई क्वेश्चन इसमें जानना है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।